गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वेक्टर के न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, जो बोर्ड लेवल के तो होंगे ही होंगे, साथ में ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे कंपटीशन लेवल में लेवल 1 या लेवल 2 तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेवल 3, 4, 5 ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन क्या है देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन अपने डिवाइस पर ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, कंपोनेंट ऑफ i प्लस जे एलोंग i माइनस जे। कंपोनेंट ऑफ i प्लस जे एलोंग i माइनस जे। पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं ताकि बोर्ड क्या होगा, तुरंत भर जाएगा, तुरंत मिटाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, जिनको लिखना है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ i प्लस जे इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे। आपको याद होगा, हम उसमें पिछले रिकॉर्डिंग में हमने जो लोग देखे होंगे वो था कि projection of any vector in the direction of other vector is the dot product of vector to unit vector of that direction, a dot b cap। a dot b cap ये जो है सो फार्मूला बना, तो a जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, b जिसके डायरेक्शन में निकालना है, a dot b cap। इसका मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, इसका along this much। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर इसको b सोच लेते हैं, इसको a सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात पहले करें तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 हो जाएगा। तो b कैप की वैल्यू हमारा b वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड b, तो सिंपली ये i माइनस जे बाई कितना होगा, रूट 2 होगा। तो ऐसे में प्रोजेक्शन की जो बात आ रही है, वो a डॉट बी कैप होगा, ठीक है। ओके, और वेक्टर प्रोजेक्शन चूंकि लेना है, a डॉट बी कैप, ठीक है। तो a डॉट बी कैप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, i प्लस जे, 1 1 जा 1, 1 1 जा माइनस 1, तो ये ही 0 हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा इंटेलिजेंसी नहीं दिखाई। वो नहीं दिखाने के पीछे राज ये था कि हम लोग सीधे सीधे प्रोजेक्शन की तरफ भाग गए मैथमेटिकली। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन तो 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे पहले ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी क्या करना था, चेक कर लेना था। ए डॉट बी हमने चेक किया, जब हम यहाँ करने लगे तब हमने देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा वॉचफुल रहेंगे कि कहीं आंसर 0 तो नहीं आ रहा है, जरा एक बार जरूर उसको चेक कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ए पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है।
तो ज़रा सा इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का फिगर अगर थोड़ी सी डायरेक्शन समझने में, नॉर्थ इस साइड लीजिए, ईस्ट इस साइड लीजिए, साउथ इधर होगा, वेस्ट होगा। अब बनाइए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा था। इन 10 सेकेंड the direction of speed is towards north of 5 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड के अंदर उसका जो ये डायरेक्शन इधर ईस्ट के डायरेक्शन में 5 था, अब वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड का हो गया है। यानी कि सिर्फ उसके चेंज इन डायरेक्शन हो गया है। तो नॉर्थ के साइड में अब इसका क्या हो गया है, 5 मीटर पर सेकेंड का हो गया है। तो व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, डेल वी। व्हाट इज द चेंज इन स्पीड? तो चेंज इन स्पीड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा डेल वी का, करेक्ट। और ये कितना होगा, है ना, ये डेल वी का। तो डेल वी का, ये डेल वी आपको कितना आएगा, ये 5 है, ये 5 है, तो डेल वी हमारा होगा 5√2, ठीक है, ओके। और ये हो कितने टाइम में रहा है, तो 10 सेकेंड में हो रहा है। इन दैट सिचुएशन एक्सीलरेशन की बात जाएगी, ये डेल वी बाई डेल टी, तो 5√2 डिवाइडेड 10 सब मिला जुला करके 1/√2 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर 1/√2 आएगा। अब सवाल उठता है इसमें डायरेक्शन कौन सा होगा। तो ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो और ये कौन सा डायरेक्शन है, तो जरा यहां पर देखिए, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट है, यही डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, एक्चुअल आंसर इसका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। गिवन फॉर द गिवन टू वेक्टर P is equal to AI plus AJ plus 3K और Q है हमारे पास AI minus 2J minus K, AI minus 2J minus K. For given two vectors, what is the value of A so that P and Q are mutually perpendicular? बहुत सिंपल सा सवाल है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो P डॉट Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, -2A हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। A कॉमन A-3 प्लस 1 कॉमन A-3 इक्वल टू 0, A-3 A प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, 0। तो A की वैल्यू 3 या A की वैल्यू -1, दो वैल्यूज होंगे A के, जिसके लिए ये वेक्टर P एंड Q क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको जब भी ऑप्शन ऐसा कुछ मिलेगा तो ऑप्शन में हो सकता है कि 3 भी दिया हो या -1 भी दिया, तो कोई जो भी ऑप्शन दिया हो उसके लिए उसको हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिगर का क्वेश्चन है। जरा फिगर देखिए, यहाँ ये 3 मीटर दिया है, फिर यहाँ ये 4 मीटर दिया है, और फिर यहाँ से ये ऐसा ऑब्लिक करके 5 मीटर ले लिया है, और इस एंगल को कह रहा है 30 डिग्री। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पाथ ABC टू D, 30 डिग्री नहीं 37 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे में पूछा ये जा रहा है
कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एडी, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एडी, एडी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो भैया ये अगर यहां पर हम लोग ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले 37 डिग्री का, ये 5 है 37 डिग्री, तो साइन 37 3/5 होता है, तो 3/5 ये है, तो साइन 37 3/5 होता है। ऐसे में ये 3/5 कॉस 37 4/5 होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू बुक में दिया रहता है, आप भी याद रख सकते हैं कि साइन 37 की वैल्यू एक्चुअल में क्या है कि ये tan 37 डिग्री 3/4 होता है। इसी से ये सारा कहानी जो है सो निकलता है। इसलिए इसी से साइन 37 की वैल्यू हमारी कितनी 3/5 हो जाएगी, 3 4 ये है तो 5 हो जाएगा, जो भी पढ़ने। कॉस 37 की वैल्यू कितनी 4/5 हो जाएगा। अब जरा सा गौर कीजिए, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये 4 मीटर करेक्ट, ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। यहाँ पर 4 मीटर का एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब ये इसको ई नाम दे दीजिए। तो इनफैक्ट अगर सिंपल पाइथागोरस से अगर आप चलें तो डिस्प्लेसमेंट ए डी स्क्वायर जो होगा वो ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 4 + 3 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज डबल ऑफ 49, डबल ऑफ 49, डबल ऑफ 49 हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू 49 का 7√2 आ जाएगा, करेक्ट, 7√2 आ जाएगा, है ना। देखिए ये हमने बनाया है बोर्ड के, पूरा समझाए हैं बोर्ड के स्टूडेंट के हिसाब से। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन का विद्यार्थी है तो खुद ही फिगर देखेगा, सोचेगा ये 37 डिग्री, ये 4 होगा, ये 3 होगा, है ना, ये 3 होगा, ये 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक बेस 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 3 7 7 7 का। और चूँकि हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज इसका, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो ये 7√2 हो जाएगा। आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल जो भी होता है, आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल होता है, उसका हाइपोटेन्यूज साइड का a√2 होगा। साइड अगर उसके a है तो उसका a√2 होगा, है ना। ये चीज़ जो है सो जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको लगभग सबको ध्यान में रहता है कि उसका आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज साइड का √2 टाइम्स होता है। तो साइड 7 7 का हो गया तो ऐसे में वो 7√2 हो जाएगा। तो फटाफट मारा जा सकता है, कोई टाइम लगने की बात नहीं है। ये थोड़ा हम डिटेल में इसलिए जा रहे हैं कि जो बिगिनर्स है वो भी इसको समझ ले कि कैसे आता है। दस किलोमीटर पार्टिकल मूव सो दैट इट मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन 20 किलोमीटर ईस्ट, देन व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सेक्शन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यहीं देख लीजिए इसको। पहले 10 किलोमीटर जाता है, फिर 20 किलोमीटर जाता है, तो भैया 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, तो ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिंपल में कुछ करने की जरूरत है, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को कॉमन कीजिएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √5, 10√5। चलिए अब का क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वेक्टर ए कह रहा है 3i - 2j - k, वेक्टर ए है 3i - 2j - k। वेक्टर बी कह रहा है i - 3j + 5k, i - 3j + 5k, सही लिख रहा है, +5k, यस। सी कह रहा है 2i - j - 4k, सी कह रहा है 2i - j - 4k।
तो अब प्रश्न है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, बहुत सारे ऑप्शन क्या है मैं पढ़ देता हूं। एन इक्विलेटरल 3 वेक्टर दिस मच डज नॉट फॉर्म, ऑप्शन में है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, नो ट्रायंगल। सबसे पहली बात कि ये ट्रायंगल है कि नहीं, इसको समझने के लिए अगर कोई ट्रायंगल होता तो मान लीजिए ए साइड ये होता, बी साइड ये होता, सी साइड ये होता, तो दो बातें हो सकती है, ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। जरा देखिए तो है क्या, 2 3 1 4, 2 3 5 5 1 6 नहीं हो रहा है। पहला आई कॉम्पोनेंट ही 0 नहीं है, बाकी जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 0 हो ही नहीं रहा। तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो एक बात और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये हम भी ऐसा नहीं कि ए ही यहां होगा, बी ही यहां होगा, सी ही होगा, ऐसा नहीं है। किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर, किसी दो का सम तीसरे के बराबर है, 2 प्लस आई 3i, ठीक है, माइनस 2i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है, -4 -1 +5 हो जा रहा है। इसका मतलब जबकि -5 ये हो रहा है, जबकि ये +5 है, या 2 तक तो ठीक है, ये 2 + 1 3 ठीक है, -1 -3 ना ना ना, -1 -3 -4, इन दोनों को जोड़ने से इसके बराबर, बी और सी का सम ए के बराबर होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो अगर इसको जोड़ने से इसके बराबर हो गया तो इसका जे कंपोनेंट भी ऐड होने से हो जाएगा, तो ये नहीं हो रहा है। तो ये ट्रायंगल ही नहीं है, किसी भी सूरत पर ये ट्रायंगल ही नहीं है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोस्केलस ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, ऐसा कुछ भी ट्रायंगल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन तीनों वेक्टर का सम 0 नहीं है। दीज 3 वेक्टर्स आर श्योर नॉन कोप्लेनर। ये एक प्लेन में तो नहीं, एक प्लेन में ये तीनों वेक्टर नहीं है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या कर सकते थे, 0 कर सकते थे। तो है ही नहीं, तो एक प्लेन में नहीं है, तो एक ट्रायंगल होने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, सवाल तो क्वेश्चन में है कि नन, इसका ऑप्शन जो इसमें है वो हो जाएगा नन, कुछ भी नहीं होगा ये। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क, इसको यहां लेते हैं हम। फाइंड द टॉर्क, फोर्स वेक्टर दिया है -3i + j + 5k, -3i + j + कितना 5k, और आर्म वेक्टर या पोजीशन वेक्टर एट विच द पॉइंट इज एक्टिंग, ये है 7i + 3j + k, 7i + 3j + k। टॉर्क डिफाइंड होगा R क्रॉस F से, जिसमें R क्रॉस F i j k पहले ऊपर आ जाएगा, 731 पहले आएगा, -315 इसके बाद। पिछले में क्रॉस प्रोडक्ट जब हम पढ़ाए थे वहीं पर हमने इसको सॉल्व करना नहीं बताया था, और जान के नहीं बताया था कि टॉर्क वेक्टर बताएंगे, वहीं पर हम बताएंगे। तो जो मैथ्स के प्योर स्टूडेंट हैं उनको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, वो लोग अपना सॉल्व करें, उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये है जो बच्चे बायो के हों या किसी और के। आई है ना, 5 3 जा 15 -1 1 जा 1, 15 - 1 14i, ठीक है। जे के लिए 1 × -3 7 × 5 35 -3 -35 -38। के लिए 7 1 जा 7 -3 × 3 -9 माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो
7 + 9 दैट इज क्या 16। तो ऐसे सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू हमारी ये होगी। हम इसको फिर से देखिए, समझिए। आई के लिए क्या लेना है, ये आई वाला लाइन छोड़ दीजिए, इसको लेना है। 5 3 जा 15 -1 14 1 1 जा 1 हो जाएगा। जे के लिए 1 × -3 इसकी लाइन को छोड़ देनी है। 1 × -3 7 5 जा 35, तो -3 -35 -38। के लिए 7 1 जा 7। अब -3 × -9 -3 × 3 -9 +16, मतलब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सहूलियत के लिए एक फार्मूला हम ए क्रॉस बी का ऐसा कुछ लिख दे रहे हैं, है ना। I + J + K A1 A2 A3 B1 B2 B3 A2 B3 - A3 B2 A2 B3 - A3 B2 I प्लस A3 B1 - A1 B3 J प्लस A1 B2 - A2 B1 K। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8वां या 9वां कुछ भी होगा, शायद 8वां या 8th होगा, है ना। वो है mod A + B वेक्टर इक्वल्स टू mod A और B का सम का मॉड A के बराबर हो जा रहा है। ये कैसे होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया है B = 0, A.B एंटी पैरेलल, A and B परपेंडिकुलर, A.B <0। A + B ए के बराबर होगा, तो पहले परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, है ना। परपेंडिकुलर की कहानी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि A + B अगर यदि दूसरे का A और B अगर परपेंडिकुलर है तो थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो इन दैट सिचुएशन वो हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो किसी भी दो साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ए से बड़ा हो जाएगा, है ना। कोई भी राइट ट्रायंगल मान लीजिए, अगर दो साइड है तो अगर ऐसा कुछ भी लेते हैं, तो ये ए है, ये बी है, तो जाहिर सी बात है कि ये तीसरा जो रिजल्टेंट होगा ये ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, तो ये तो प्रश्न उठता ही नहीं है, राइट ट्रायंगल तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि B 0 होगा, तो B अगर 0 हो गया तब तो कहानी खत्म है। ये ऑप्शन भी हम लोग ले सकते हैं कि B 0 होगा, B वेक्टर ही नहीं है, तो mod A = mod A हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये पैरेलल है, तो भैया पैरेलल तो और भी नहीं हो सकता, पैरेलल या एंटी पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। कहा कि अगर पैरेलल है, A का डायरेक्शन ये, B का डायरेक्शन ये, तो A और B मिलेंगे तो और बढ़ेगा ही, या एंटी पैरेलल है, तो ऐसे सिचुएशन में A में से B अगर घट जाएगा, चूंकि उल्टा है, घट जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड A से कम हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन नहीं हो सकते। क्या ऑप्शन हो सकता है, उसमें दिया है कि A.B निगेटिव। A.B निगेटिव का मतलब होगा कि A और B के बीच का एंगल जो होगा ऑब्ट्यूज होगा, A और B के बीच का एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, और ये शायद हद तक पॉसिबल है। ऑब्ट्यूज होने के सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि इसका और इसका रिजल्टेंट का, A का B का रिजल्टेंट A के बराबर हो जाए। ये 120 डिग्री आपको याद होगा, हमने कहा था कि 120 डिग्री एंगल अगर हुआ
तो ए और बी का सम क्या होगा, ए और बी सेम मैग्नीट्यूड के हो तो ए और बी का सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए के बराबर होगा, यानी एंगल ऑब्ट्यूज होगा। एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस थीटा, तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो गया कॉस 120 डिग्री, तो वो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस में आएगा, ये -1/2 आता है, यानी कि ये निगेटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम छोटा में ए बी ले लिए लिखने के सहूलियत से। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उनके वेक्टर किसी एक के मैग्नीट्यूड या दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। ये बात क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखने जा रहे हैं। 9 में कह रहा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा एंड द रिजल्टेंट आर मेक्स θ/2 एंगल विथ ए। कह रहा है कि ए और बी का जो है के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट आर जो है सो θ/2 एंगल बना रहा है। ये रिजल्टेंट हमारा θ/2 एंगल बना रहा है। तो इनमें से क्या सही है, ऑप्शन दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b, ए इक्वल्स टू 2b, पहला, इसका ऑप्शन मैं लिख रहा हूं। दूसरा ए इक्वल्स टू b/2, ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड में दिया है, ए इक्वल्स टू b/2। अब मैं तीसरे में दिया है ए इक्वल्स टू b, ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी, और चौथे में दिया है ए डॉट बी इक्वल्स टू 1, ए डॉट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा कुछ। तो भैया आपको याद होगा हमने वेक्टर पढ़ाया था, जब हम फंडामेंटल बातें हमने देखी थी, वहाँ पर पहले ही बात थी कि जब हम थीटा के अलग अलग केसेस की बात कर रहे थे, जब इनके बीच का थीटा अलग अलग केसेस हो, और उसमें हमने ये केस लिया था कि जब दोनों में सेम मैग्नीट्यूड के हों तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब कि दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पर θ/2 हाफ है, आधा एंगल है, तो रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि आपका ये ए और बी सेम मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है a प्लस बी इज योर R1 एंड a माइनस बी इज योर R2। तो कह रहा है कि बिलो ऑप्शन में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। a प्लस बी है, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। इसमें कहीं आपको क्या बोलते हैं वो नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, वेक्टर का प्रोडक्ट का कुछ हिसाब लगाने की जरूरत नहीं, लगा भी दीजिएगा तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा नहीं, तो जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला था अगर सिंपली आप याद रखें तो R1 का हो सकता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका होता था ए स्क्वायर प्लस इसका
इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। करेक्ट। अगर हम आपको सम और डिफरेंस वाला अगर यदि सेक्शन आपने देखा होगा तो आपको ये मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फोर्सेज हैं, एक 2p है और दूसरा है √2p। एक p है और दूसरा कितना है, √2p है। एट व्हाट एंगल्स शुड दे एक्ट दैट द रिजल्टेंट इज हाउ मच, p√10। माने ए का मैग्नीट्यूड कह रहा है कि 2p है, बी का मैग्नीट्यूड कह रहा है कि √2p है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कह रहा है p√10 है। इसको आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला में रख दीजिए। ये आपका 10p स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर 4p स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया। अब 2ab जब आप करेंगे तो 2√2p स्क्वायर, तो 2 जब 4√2 कितना p स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। चलिए 4 2 6p स्क्वायर आगे घट गया तो 4p स्क्वायर, 4√2p स्क्वायर कॉस थीटा, p स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 भी कैंसिल आउट। तो ऐसे में 1 इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 कॉस का किसका वैल्यू होता है, 45, कॉस 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखा जाए। ए वेक्टर है 3i माइनस 6j प्लस 2k। ए वेक्टर है 3i माइनस 6j प्लस कितना 2k। बी वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 2k, 2i प्लस j माइनस 2k। कह रहा है कि वेक्टर्स ऑफ ओरिजिन रेस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। OA इसको कह रहा है, OB इसको कह रहा है, O पॉइंट ये है, A ये है, B ये है। कह रहा है कि ट्रायंगल OAB का एरिया कितना होगा। भैया पैरेललोग्राम का एरिया तो हम लोग जानते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया मॉड ऑफ OB क्रॉस OA या OA क्रॉस OB लीजिए। ये हम लोग साइंस से तो कोई बहस ले नहीं रहे हैं। तो पूरा पैरेललोग्राम का तो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल सकता है, तो ट्रायंगल का कितना होगा, तो हाफ मॉड OA क्रॉस OB। चलिए रखिए इसको, I J K 3 - 6 2, 3 - 6 2, 2 1 - 2 2 2 1 -2। ऐसे में ये 1/2 है ना, मैग्नीट्यूड हाफ मॉड A क्रॉस B। तो ये I के साथ कितना आएगा, I के साथ आ जाएगा -6 × -2 हो जाएगा 12, 12 में से 2 गया 10, 10 I। K के साथ 2 दूना 4 -6 प्लस 6, 4 -6 प्लस 6 10, 10 J
प्लस जे के साथ कितना आएगा 3 -2 -6 -4 -10 के ये लेते हैं -10 के हाफ तो लगा ही है तो 5i + 5j -5 के। तो जो हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी की वैल्यू आई है वो आई है 5 कॉमन i + j -k। तो मॉड एरिया ट्रायंगल जो होगा वो हाफ मॉड ओ ए क्रॉस ओ बी लिया जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 तो बाहर आ जाएगा 1² + 1² + 1²। तो 5 बाहर आ जाएगा तो आपका 5/2 1² 3 बार जोड़ेंगे जाके √3 यानी 5√3/2 इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are represented by the vector 3i - 6j + 2k। देखिए इसमें क्या था कि अपने को पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको ऐसे हम ले रहे थे, है ना, पैरेललोग्राम वेक्टर की बात करते हैं। तो ऐसे में हम लोग इसको क्या करें, सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाले। अगर पैरेललोग्राम का एरिया मांगा होता तो हम इसको पूरा निकालते, हाफ नहीं लगाते। एरिया ऑफ ट्रायंगल था इसलिए हमने क्या किया, इसको हाफ किया है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले डिटरमिनेंट की मदद से, थोड़ी सी प्रैक्टिस बना ले तो ये फटाफट बनता है जैसा कि हम करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए तो वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। तो आज के पार्ट में इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।